बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सेकेंड ईयर। आज से हम एक नई जर्नी का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस नई जर्नी का आगाज़ नई करेज और नए जज्बे के साथ करेंगे। और 11th में जो हमारे साथ हुआ उसको हम साइड पे करके एक नई जर्नी का आगाज़ एक नए जज्बे के साथ इंशाल्लाह करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम जस्ट इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकायदा फिर इसके टॉपिक्स का आगाज़ कर देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक कहते हैं एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बन जाएगा? द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, क्या है डेफिनेशन जी? The branch of physics which deals with charge which is at rest is called electrostatics। चार्ज की स्टैटिक हालत में, रेस्ट हालत में स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह देते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है चार्ज। तो इस चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज एक किसी भी मैटर की या मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मास क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो गॉड गिफ्टेड हो, जो नेचर ने उसे दी हो, किसी शख्स ने या किसी फर्द ने उसे ना दी हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या है? इट इज दी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्ट्स फोर्स, या फिर एक्सपीरियंस फोर्स। किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है या फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम चार्ज कह देते हैं। तो चार्ज की डेफिनेशन एज सच नहीं है जैसे मैथ की डेफिनेशन नहीं है। तो मैथ को भी हम प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं, इसी तरह हम चार्ज को भी क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर्टीज से डिफाइन करेंगे। अब आ जाता है बात कि चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। ये क्यू से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर हम बात करें कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अगर हम टाइप्स की बात कर लें, चार्जेस की टाइप्स की बात कर लें, तो हम सभी जानते हैं कि चार्ज की दो टाइप्स होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स की। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस। और ये जो है ना प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, ये क्या है? लाइक चार्जर हैं, एक दूसरे जैसे चार्जर हैं। तो जो लाइक चार्जेस होंगे वो हमेशा क्या करेंगे? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक जो मुख्तलिफ होंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमने कुछ चार्ज की बात की। अब हम बात करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे आता है। हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट। कैसे चार्ज पैदा होता है? कॉज ऑफ द चार्ज। कॉज क्या है? हमें पता है कि कोई भी मैटर ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, वो किससे मिलकर बनी होती है? वो एटम से मिलकर बनी होती है। और अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दरमियान में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम एक एटम की बात करें तो एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होती है। अगर एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर नेट चार्ज कोई नहीं होता। तो इसके ऊपर किसी भी एटम के, कोई भी एटम ले लें तो उसके पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा। तो ये एटम एज ए होल क्या है? न्यूट्रल है। एज ए होल एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल।
सो अगर हम बात करें कि दो एटम्स जब पास लेकर आते हैं तो फिर क्या होता है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसके पास क्या है, 4 प्रोटॉन है और इस तरह हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम बात करें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और एटम ले आता हूँ जिसके ऊपर 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर भी नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इज 0। अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लाता हूँ तो क्या होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि न्यूक्लियस की कशिश कम होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लेस टाइटली बाउंड होंगे और वो यहाँ से इस वाले एटम के पास आ जाएंगे, इस वाले एटम के पास आ जाएंगे। लेट्स सपोज वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन और आ गए और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 हो जाएगी, मतलब कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो और ये फिर एटम क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहाँ पे किसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन्स की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी और प्रोटॉन की तादाद कम हो जाएगी, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज किस वजह से आता है, ड्यू टू दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज क्या आता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आता है। तो यहाँ पे बात ध्यान में आती है, क्या प्रोटॉन्स के ट्रांसफर होने की वजह से चार्ज आ सकता है या प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हम देखें तो प्रोटॉन सेंटर में मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड है, और न्यूक्लियस जो मतलब कि प्रोटॉन है उसका मास भी काफ़ी हैवी होता है, बहुत मतलब कि हैवी होता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो जिसका यहाँ से वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से प्रोटॉन की ट्रांसफ़र की वजह से चार्ज नहीं आता किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, बल्कि किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ये हमने देख लिया कि चार्ज किस वजह से आता है। अब हम देखते हैं कि चार्ज कैसे कैसे आ सकता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कैसे कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 कौन सा तरीका है, चार्जिंग। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर बाय रबिंग। ये मेरे पास पेंसिल है, जब मैं इसको अपने कपड़े के ऊपर रब करता हूँ तो कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के पेंसिल के पास चले जाते हैं, तो पेंसिल क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये जो पेंसिल है ये चार्ज हो गया। कैसे हुआ चार्ज, रब करने से। तो बाय रबिंग किसी पार्टिकल क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। जो इसके मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये पेंसिल चार्ज हो जाएगी, रब करने की वजह से चार्ज हो गई है। तो इस तरह की जो चार्जिंग होगी इसको हम क्या कह देंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग। रब करने से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। और नंबर 2 पे क्या है हमारे पास, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है टच करने से एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज मौजूद है और यहाँ पे एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मौजूद है। एक न्यूट्रल का मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं इसको इसके साथ कांटेक्ट करता हूँ, इसके टच में लाता हूँ, अगर मैं इसको इसके साथ टच में लाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन है, अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन की बात ना करूँ, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ईजी होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूट्रल पार्टिकल के पास लाया। पहले क्या था, इसके पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। नेट चार्ज क्या था, इसके ऊपर 0 था। लेकिन जैसे ही मैं ये चार्ज ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में लाया तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के वहाँ पे जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दूसरे को रिपल करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए।
जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर बढ़ जाती है तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे ये पार्टिकल क्या हो जाएगा, फिर चार्ज हो जाएगा। कैसे चार्ज हुआ, हमने कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इसके टच में लाया जिसकी वजह से चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह की चार्जिंग को हम कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। और तीसरी तरह की चार्जिंग क्या से होती है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। टच किए बगैर किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देना, यह है इंडक्शन। तो इंडक्शन के प्रोसेस से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, अगेन हम यही एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास रॉड है, इसको हम एक न्यूट्रल पार्टिकल के पास अगेन लाते हैं। तो न्यूट्रल पार्टिकल के पास प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन इक्वल मिकदार में होते हैं, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। तो जब मैं इसके पास लाऊंगा, देखिए मैंने टच नहीं किया, वहाँ पे टच किया हुआ था। जब मैं इसके पास लाता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो इस साइड पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गए। अब मैंने क्या किया कि इसको हटा दिया और इस साइड को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। जो ग्राउंड है उसके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे जाके इसके साथ अटैच हो जाएंगे और इसको चार्ज को ख़त्म कर देंगे। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से हम, ये तीन तरीके हैं जिस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं या किसी भी मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जी, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन और चार्जिंग बाई कंडक्शन एंड चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो ये वो तरीके हैं जिस तरीकों को यूज़ करके हम किसी भी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं जी, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रखा है, मैस कंजर्वेशन पढ़ रखा है, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रखा है। इसी तरह ये जो चार्ज है ये भी कंजर्व क्वांटिटी है। किसी भी अगर बात करें किसी बॉडी के ऊपर या आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर, जो चार्ज की मिकदार है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। द चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी रिमेन कंजर्व। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी, जैसे हमने कहा था मोमेंटम आइसोलेटेड बॉडी का कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड बॉडी कौन सी होती है, ऐसी बॉडी जिसको हमने बाहर से अलग किया हुआ है, कांटेक्ट में किसी के नहीं है। तो जितने यहाँ पे हम क्या देते हैं, 3 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो जितने इसके पास हैं उतने ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो ना ही हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट तो फिर क्या हो सकता है, इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज को क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबल है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पॉसिबल है। तो जितने शुरू से चार्ज यूनिवर्स में क्रिएट किए हुए हैं अब तक उतने ही हैं, ना हम चार्ज को क्रिएट कर सके हैं और ना ही क्या कर सके हैं, डिस्ट्रॉय कर सके हैं। जिस तरह मैस को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी तरह जो यूनिवर्स के ऊपर जितना चार्ज शुरू में था आज भी उतना ही है। हम इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर लेके जा सकते हैं, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये है कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो जितना चार्ज, मतलब कि हम अगर इस बॉडी को हम मिक्स करते हैं तो यहाँ पे चार्ज वही का वही रहेगा। चार्ज कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, खुद ब खुद जनरेट नहीं होगा। जब से हम बाहर से कोई और बॉडी ला के इसके में चार्ज देते नहीं हैं या इससे निकालते नहीं हैं, तो इसके ऊपर चार्ज की मिकदार कंजर्व रहेगी। जो चार्ज है कैन नाइदर बी क्रिएटेड ना बी डिस्ट्रॉयड। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी का अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्वांटाइजेशन, क्वांटा हमें कहते हैं फिक्स अमाउंट को, कोई फिक्स अमाउंट हो। जैसे तो जो हमने मतलब कि हमने एक बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक बॉडी है, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, और ये दूसरी बॉडी है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन।
दोनों ही न्यूट्रल हैं। हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिया, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि क्या आधा इलेक्ट्रॉन उसे दिया जा सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन, क्या इस बॉडी के ऊपर आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ सकता है, या ऐसा करेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। इसको हमने 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया या 2.25 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे और उस बॉडी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, और या तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो कम से कम चार्ज है, जो कम से कम चार्ज है वो कितना होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन एन बॉडी इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो जो कम से कम चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हो सकता है वो कितना होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है। या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो किसके बराबर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या फिर किसके बराबर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर क्या होगा n इलेक्ट्रॉन के बराबर। Q इक्वल टू n इंटू ई, n इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने अपनी बात को याद रखना है कि किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर, ये मैंने क्या किया, ये मैंने रब किया बॉडी को, इसके ऊपर चार्ज आया, कितना चार्ज आया, हम कहेंगे कि ये जो है वो n टाइम द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इंटीजर मल्टीपल है। यहाँ पे n क्या है, हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 1। तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा किसी भी बॉडी के ऊपर, या तो 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, 60 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इंटीजर मल्टीपल आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी बॉडी के ऊपर 2.2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया है, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया है। तो चार्ज जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। यही हम क्वांटाइज की डेफिनेशन करते हैं कि किसी भी द चार्ज ऑन एन एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना हो सकता है, उसको चेक करने के लिए अगर आपको कहा जाए कि आपको ये क्यू दिया जाए चार्ज, और पूछा जाए कि क्या किसी बॉडी को कितना चार्ज दिया जा सकता है, क्या किसी बॉडी को, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ अगर मैं कहूँगा ये क्यू, ये जो चार्ज है क्या किसी बॉडी को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे, और क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू n इंटू ई, और ये n क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर है, और ई को नीचे डिवाइड कर देंगे। ई क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू n। इनको डिवाइड करने से अगर तो कोई इंटीजर नंबर आए, यहाँ क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, मतलब कि 4 भी आ सकता है, क्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 3 4 5, मतलब कि इंटीजर नंबर में से कोई भी आ जाए, तो हम कहेंगे हाँ ये इतना चार्ज बॉडी को दिया जा सकता है। अदरवाइज अगर वो डेसिमल में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो हम कहेंगे ये चार्ज, ऐसा चार्ज हम किसी भी बॉडी को नहीं दे सकते। तो ये हमने पढ़ा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ये इंट्रोडक्शन हमने देखा है। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।